नमस्कार जी। आज देखिए जंतर मंतर पर 9 जुलाई का दिन है, इतवार का 2023, और एक वोट एक रोजगार के समर्थन में कितनी भयंकर बारिश में बहुत सारे लोग आए हुए हैं। और हमारा एक बहुत ही माननीय सदस्य है, आम आदमी पार्टी के संस्थापक में भी जिनकी गिनती होती है और JNU के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। टीवी में आप लगातार उनको देखते रहते हैं, तो मैं चाहूँगा आनंद कुमार जी आप भी 2 शब्द कहें। देखिए, इस समय देश में रोजगार की लड़ाई, देश को बनाने की लड़ाई है। कोई देश बेरोजगारों की सेना के द्वारा बन नहीं सकता। जो सरकार चल रही है इसको भी ये बात मालूम थी, इसीलिए इन्होंने चुनाव के मौके पर कहा था कि हमको अगर मौका मिला तो हम 2 करोड़ रोजगार हर साल पैदा करेंगे। यानी इनको मालूम है कि करोड़ों हाथ बेकार हैं, उनसे देश का कोई भला नहीं हो रहा है। और बेरोजगार लोग अपनी रक्षा के लिए कुछ भी कर सकते हैं, अपराध से लेकर के अनैतिक कार्य तक। देश को अगर बनाना है तो रोज़गार बनाना हो, और रोज़गार को बनाने के लिए वादे से काम नहीं चलेगा। ये मोरारजी देसाई से लेकर के इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी ने दिखा दिया। इसलिए ये लड़ाई बहुत अच्छी है कि रोज़गार के अधिकार का कानून बना, जैसे वोट के अधिकार का कानून बना, शिक्षा के अधिकार का कानून बना, सूचना के अधिकार का कानून बना, उससे देश का भला हुआ है। ऐसे ही रोज़गार के अधिकार का कानून बनने पर फिजूल खर्ची कम होगी। जो पूंजी है सरकार चला रहे, लोगों की जिम्मेदारी होगी उस पूंजी का इस्तेमाल रोजगार निर्माण के लिए करें। और रोजगार का निर्माण कृषि में, व्यापार में, कुटीर उद्योग में, बड़े उद्योग में चौतरफा हो सकता है, बशर्ते कि उसके लिए संविधान की लगाम हो। हम इस आंदोलन के साथ हैं, आप भी इससे जुड़िए। जय हिंद। आनंद कुमार जी, 1-2 सवाल मेरे साथ अगर आपको परमिशन हो तो मैं पूछ लूँ। क्या आपको लगता है कि सिर्फ कानून बनाने से ये समस्या का समाधान हो जाएगा? क्योंकि कानून तो बहुत सारे हैं संविधान के अंदर। जैसे एक अभी आपने देखा RTI का कानून पे मैं खासकर बात करना चाहता हूँ कि आज कितने लोग इसकी परवाह करते हैं RTI की। नहीं, आपकी ये बात सही है कि रोजगार का कानून बनाने से ऐसा भी हो सकता है जैसे दहेज का कानून बना, लेकिन दहेज लेना और देना अपराध है, दीवानों पर लिखा है। और हर शादी में दहेज दिया जाता है। बिल्कुल। और हर शादी में लोग जाके शामिल होते हैं, प्रधानमंत्री से लेकर न्यायाधीश तक। तो खाली किताबी कानून बनाने से काम नहीं चाहिए, उसके पीछे बेरोजगार की तकलीफ की हमदर्दी भी होनी चाहिए। और बेरोजगारों में एकता होगी, इसमें कोई शक नहीं है। धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र ये सब बेकार है अगर मेरे पास रोजगार नहीं है। बिल्कुल। तो ये जो आज के दौर में अजीब किस्म का दुख है कि आज़ादी तो है लेकिन रोजगार नहीं है। ऐसी आज़ादी किस काम? पूरा रोष है लोगों में। तो इसलिए आंदोलन भी चाहिए अधिकार का, और कानून भी चाहिए अधिकार, और वो लागू करने के लिए जनता की एकता चाहिए जमीनी स्तर पर। कोई भी जाति, धर्म, भाषा के भेद के बावजूद ये नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा बेरोजगार हो या पड़ोसी की बच्ची बेरोजगार हो। बिल्कुल। इस पर भी नागरिक एकता बन सकती है। इसके साथ साथ एक और बहुत सवाल है जो बहुत टाइम से मेरे दिमाग में गूंज रहा था और बहुत जोर से गूंज रहा था। उसका सवाल यह है कि हम लोग मोस्टली मिनिमम वेजेस पे तो बात करते हैं, मिनिमम जो एक अमाउंट फिक्स किया जाता है लेबर के लिए, लेकिन क्या उसको जो अधिकतम सीमा है कहीं उसको भी तय करने की जरूरत नहीं है? या उसको मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो मुझे लगता है वो सीधा सीधा भ्रष्टाचार का प्रचारक है कि अगर आपको मेरा साथ देना है तो आपकी तनख्वाह 5 लाख महीना, 10 लाख महीना, 5 करोड़ महीना, तो उसको क्या भ्रष्टाचार से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए? आपने तो थोड़ी मुरव्वत की है। कुछ लोग इस देश में जो 5 करोड़ रुपया रोज कमा रहे हैं और फिर उसमें से 1 करोड़ रुपया सरकारी पार्टी को दे देते हैं जी, तो आँख मूंद लेते हैं हम लोग। नहीं, आमदनी पर और खर्चे पर सीमा लगाना इस देश की अर्थव्यवस्था को बचाना है। वरना एक तरफ भ्रष्टाचार, दूसरी तरफ काला धन, ये दोनों जहरीले सांप हमको डस रहे हैं और हमारी अर्थव्यवस्था तमाम कोशिशों के बावजूद पटरी पर नहीं आ रही है। आपका कहना सही है कि मिनिमम वेजेस का कानून तो है, लेकिन मैक्सिमम इनकम का भी कानून बनना चाहिए। जो सामाजिक जो भेदभाव है आर्थिक आधार पर, उसका मिटना भी बहुत जरूरी है। वो तो तभी हो पाएगा जब हम और आप एक आर्थिक स्थिति पर होंगे। तो हमारा दावा चाहे जितना भी हो, लेकिन आप हमारे दावे को नहीं मानेंगे। एक बराबरी आर्थिक, एक बराबरी राजनीतिक, और इन दोनों के पेट से सामाजिक बराबरी पैदा होगी। अभी हमने देखा पिछले कुछ समय में मोदी सरकार के आने के बाद बहुत सारे कानून ऐसे थे जिनको चुपचाप पीछे दरवाजे रद्द भी कर दिया गया। नए कानून तो बनते हुए दिखे ही। उनमें एक बड़ा खास कानून था जिसको मैंने थोड़ी नजर गई मेरी पिछले दिनों में, वो कानून था व्यापार की मोनोपोली को खत्म करना। तो व्यापार का जो एकाधिकार था, पहले कानून हुआ करता था कि कोई भी व्यापार एकाधिकारी नहीं होगा,
आपने आपको याद होगा बिल गेट्स की एक मोनोपोली थी माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर, जी, जी। तो यूएस ने उसको भी कानून बना के तोड़ दिया था, उसकी कंपनी को स्प्लिट कर दिया था। लेकिन हिंदुस्तान में उस कानून को चुपके से पीछे दरवाजे से खत्म कर दिया गया है, ये कानून ताकि पूंजी अधिक से अधिक कुछ ही लोगों के जेब में जाए। जी हाँ, मौजूदा सरकार के हाथ पांव जैसा है, क्योंकि इस कानून के चलते ही सारा देश हम दो और हमारे दो के बीच में सिमट गया है। अंबानी और अदानी का जो एकाधिकार फैला है, इससे देश का नुकसान हो रहा है, सरकार का फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि चंदा मिलता है और चंदे से चुनाव जीता जाता है। आपका कहना बिल्कुल सही है कि कानून ऐसा होना चाहिए जो असरदार हो, और अर्थव्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिसमें जो प्रतिभा वाले लोग हैं, क्षमता वाले लोग हैं, उनको अपनी योग्यता से समाज की सेवा करने का मौका मिले और उसके बदले में समाज उनको आर्थिक पुरस्कार दे। मौजूदा एकाधिकारी प्रवृत्ति देश को डस रही है, देश का दम घोट रही है। अभी जो कानून, जो आर्थिक आधार है देश के अंदर, जिसमें पूंजीपति लोग ये सोच करके बैठे हैं कि हम तो सुरक्षित हो गए, हमारे पास तो बहुत धन है, गरीब आदमी को हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो आपको क्या लगता है जिस दिन गरीब आदमी भूखा मरेगा वो क्या करेगा उस दिन? या खुद तो भूखा एक बार सहन भी कर लेगा अपने आप को भूखा रख के 2 दिन 3 दिन, लेकिन जब उसके सामने उसके बच्चे भूखे मरेंगे तो वो क्या कहाँ तक जा सकता है? देखिए, हमारे मुनियों ऋषियों ने कहा है कि भूखा आदमी कुछ भी कर सकता है, कोई भी पाप कर सकता है। खाली पेट की आग ऐसी आग है जो हमारी आंखें बंद कर देती है, उसी तंत्र का विवेक खत्म हो जाता है। जिस देश में बड़ी आबादी भूखी रहती है, वहाँ अपराध बढ़ते हैं, वहाँ व्यभिचार बढ़ता है, वहाँ देशद्रोही ताकतें मजबूत होती हैं। तो उस केस में क्या ये पूंजीपति भी सुरक्षित रह पाएंगे? पूंजीपतियों को इतिहास से सबक लेना चाहिए, रूस से, चीन से, फ्रांस से, अमेरिका से। भारत में ही ये पूंजीपति अंग्रेज़ों के साथ खड़े थे, लेकिन आज़ादी की लड़ाई जब मजबूत हुई तो सारा का सारा निज़ाम बदल गया। कुछ पूंजीपति तो देश छोड़ के भाग गए, जो बचे उनको देश के साथ चलना पड़ा। तो पूंजीपतियों को इतना स्वार्थी नहीं होना चाहिए कि अपने लिए अपनी कब्र वो खुद खोजें। तो मैं भी पूंजीपतियों को थोड़ा संदेश देना चाहता हूँ कि अगर आपका पड़ोसी भूखा है तो आज नहीं तो कल आपके लिए समस्या पैदा होगी। तो ऐसी परिस्थिति ना पैदा करें आप कि दूसरे को दाने दाने के लिए मोहताज करके सारा अन्न भी इकट्ठा कर लें। शायद ईश्वर ने भी अन्न पे इसलिए कीड़े लगा दिए कि आप उसको भंडारण ना कर सके पूंजी की तरह और बाकी संपत्तियों की तरह। आपका संदेश बिल्कुल उचित है और इसको सबको सुनना चाहिए। धन्यवाद। बहुत आपसे जल्दी मुलाकात करेंगे। जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद। जरूर।